हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के साइंस विषय से पाठ 12। और इस पाठ 12 में आप जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत नामक चैप्टर है और इसको हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स होंगे उनको आपको बिल्कुल याद करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस महत्वपूर्ण अध्याय को। चलिए, सबसे पहली चीज़ इस अध्याय में हमें ये जानना होता है कि आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि चार्ज यानी कि आवेश क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ चार्ज यानी कि आवेश। आवेश सबसे पहले तो जानिए आवेश क्या होता है। किसी पदार्थ में आप जानते हैं कि एक परमाणु होता है, परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है, नाभिक। और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन से ही क्या बनता है, आवेश का जन्म होता है। आवेश का जन्म कहाँ से होता है, इलेक्ट्रॉन से। लेकिन मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन के अलावा ये प्रोटॉनों से भी जन्म लेता है। कैसे लेता है बताते हैं अभी आपको। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे जो आवेश होता है वो नेगेटिव का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, जबकि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, कूलाम। तो देखिए, दोनों में सिर्फ अंतर इतना है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपसे कहें कि सिर्फ और सिर्फ किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है किसी पदार्थ में आवेशित होने के लिए, तो ये गलत होगा। अच्छा, इसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश होने के कारण से किसी भी परमाणु में, चूँकि ये बराबर होंगे और विपरीत होंगे, इसीलिए कोई परमाणु अपनी ग्राउंड स्टेट में उदासीन होता है। ठीक है, चलिए तो पढ़ लेते हैं इस बार इसको। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, या यूँ कहें कि आवेश जो होता है वो कैसे उसको हम परिभाषित करते हैं। देखिए, आवेश वही होगा, आवेश या इलेक्ट्रॉन वही होगा जो या तो विद्युत क्षेत्र को यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र को या तो उत्पन्न करे और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को या तो उत्पन्न करे। सुनिए ध्यान से, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों को उत्पन्न कर सके या फिर दोनों को अनुभव कर सके। ध्यान रखिएगा, विद्युत आवेश किसी पदार्थ की वह गुण है, वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से वो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है या अनुभव कर सकता है, साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है या फिर अनुभव कर सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसके एक बार डिफिनेशन को जो लिखी इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, आवेश परमाणु का वह मूल कण होता है, यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, मैंने कहा जो धनात्मक होगा वो प्रोटॉन का आवेश होगा और जो नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर नेगेटिव है तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाएंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को खींचेंगे, आकर्षित करेंगे। ये भी इसका एक गुण है। ठीक है, असमान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। उसके बाद कूलाम ये जो कूलाम सी होता है ये किसी आवेश का मात्रक होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं आपसे कहूँ कि आवेश का मात्रक एक तो हो गया, क्या आप जानते हैं, आवेश का मात्रक एक तो आपने देखा क्या है, एक तो कूलाम है जिसको सी से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। ये इसका जो है एसआई मात्रक है, या इसी को हम यम के एस मात्रक भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे सी जी एस मात्रक पूछ ले
तो ये होता है स्थैत कूलाम। क्या होता है? स्थैत कूलाम होता है। स्थैत, स्थैत होगा, ठीक है, स्थैत कूलाम होता है। एक बार इसको नोट भी कर लीजिए, स्थैत कूलाम। एक और भी छोटा मात्रक होता है, इसको भी अगर आप चाहें तो नोट कर लें, वो होता है ऐब कूलाम। क्या होता है? ऐब कूलाम होता है। ये भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी छोटे मात्रक हैं ये, ठीक है। एक कूलाम में 10 की पावर -9 लगभग होता है ऐब कूलाम। ये आपको नहीं याद करना है, हाई स्कूल के लेवल से बहुत काफ़ी है इतना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो एक कूलाम पे अगर आपसे पूछे कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप तुरंत क्या बताएंगे? आप तुरंत कहेंगे एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे आएगा ये देखिएगा, Q = Ne होता है। हो सकता है ये गलत भी लिखा हो। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है N, और ऊपर रखेंगे Q और नीचे रखेंगे E। तो ये मेरे ख्याल से ये गलत लिखा हुआ है, एक बार सुन लीजिएगा। अगर आप हल करेंगे N = Q/E से, तो आप जानते हैं कि ये Q का मान कितना, एक कूलाम होगा। तो एक ऊपर लिखेंगे, नीचे 1.6 × 10 की पावर -19 होगा। जब इसको हल करेंगे तो ये 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। ये सही डेटा है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया मुझे लगता है, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ये डेटा सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम होता है, जो कि नेगेटिव आवेश होता है। ये देखिए, ये एक फार्मूला है जिससे कि हमने इसको भी हल किया है। आगे बढ़ते हैं, अगले पृष्ठ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे Q कुल आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जो कि अभी हमने आपको सूत्र दिखाया। धारा की बात करें तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी सर्किट में, अगर कोई आपके पास में सर्किट है, इसको हमने किसी बैटरी से लगा दिया ऐसे, तो बड़ी खूंटी हमेशा पॉजिटिव होती है, छोटी खूंटी हमेशा निगेटिव होती है, और पॉजिटिव से निगेटिव की ओर धारा बहती है, ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट अपोजिट चलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की दिशा हो गई और ये धारा की दिशा हो गई, ये धारा की दिशा हो गई, ठीक है। तो धारा और इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती, विपरीत होती, ये सवाल पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, धारा का जो सूत्र है, धारा यानी Q = IT से आप देखिएगा, Q = IT, इसका मूल फार्मूला होता है आवेश, समय और धारा में संबंध। तो अगर आप I निकालेंगे तो आवेश ऊपर जाएगा और T नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आवेश धारा बराबर Q/T हो जाएगा, ये आप हो जाएगा। अच्छा, 1 एम्पियर पूछे तो जब भी किसी भी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो तो वहाँ पे धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। धारा के छोटी मात्रा के बीच से 1 मिली एम्पियर को 10 की पावर -3 एम्पियर लिखते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर को 10 की पावर -6 एम्पियर लिखते हैं। धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे अगले पृष्ठ पे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक चीज़ आपको दिखाएंगे, धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। कई बार पूछा गया धारा को किस में नापते हैं, तो एमीटर में नापते हैं। प्रतीक इसका ऐसे होता है, देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। एक तरफ प्लस लगा दीजिए, एक तरफ माइनस, किधर भी आप कर दें माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। सर्किट में लगने के बाद ही ये प्लस माइनस को हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो सर्किट में यहाँ लगा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, तभी नाप पाता है ये, हमेशा ये कम ही होता है, हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम पूछते हैं कि एमीटर को किसी सर्किट में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो तुरंत आप क्या कहेंगे? तुरंत कहेंगे श्रेणी क्रम में, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के जस्ट अपोजिट होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया, क्योंकि जिस समय विद्युत धारा की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया था, ठीक है। इसको नहीं समझना है, बस आप ये समझिए कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत होती, यही मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। विभवांतर की बात करेंगे तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कुल कार्य क्या कहलाता है? कुल कार्य कहलाता है विभवांतर। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर A है, दूसरा बिंदु यहाँ पे आपका B है, एक हमने आवेश को उठाया, इसको उठा करके यहाँ तक ले गए। जब भी हम कोई काम करते हैं या किसी चीज़ को कहीं ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें वर्क करना पड़ता है। तो ये जो किया गया वर्क है
और जो आवेश है तो किए गए कार्य और आवेश के W अपान यानी कि आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं, अनुपात को ही कहते हैं विभवांतर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक फार्मूला, इसको देखते हैं। B बराबर W अपान ये क्यों लिख लीजिए इसको, ठीक है, W अपान क्यों, और इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट करते हैं। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। अच्छा 1 वोल्ट कब कहेंगे, B बराबर W अपान क्यों होता है। देखिए W अपान क्यों होता है, अगर किसी आवेश को कहीं ले जाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े, या 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को कहीं ले जाने के लिए 1 ही जूल कार्य करना पड़े, तो 1/1 होगा, ऊपर 1 रखेंगे नीचे 1 रखेंगे, तो B का मान भी कितना आएगा, 1 आएगा। इसीलिए 1 कूलाम आवेश को ले जाने के लिए 1 जूल कार्य करना होता हो तो विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, और 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल प्रति कूलाम होगा, प्रति कूलाम। ध्यान रखिएगा वोल्टेज का विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। चलिए वोल्ट मीटर पूछता है, बहुत पूछता है, विभवांतर को मापने की युक्ति है ये, ठीक है। इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और हमेशा ये पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं किसी भी सर्किट से। कैसे जोड़ते हैं एक बार देख लीजिए, डायग्राम को यहाँ जगह बना रहे हैं, देखिएगा। मान लीजिए ये आपके पास में एक सर्किट है, कहाँ है ये देखिए, ये आपके पास में एक सर्किट है और इसको जोड़ा गया है, बैटरी से जोड़ दिया गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। हमने यहाँ पर जोड़ा क्या, वोल्ट मीटर, ये देखिए ऐसे लगा हुआ है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। लेकिन अगर इसी में हमें जोड़ना होता क्या, एमीटर, तो क्या करते भाई, अगर हमें एमीटर जोड़ना हो तो हमें इसी में लगाना होगा क्या, ऐसे देखिएगा, ये देखिए एमीटर लग गया जो कि श्रेणी क्रम में है, और देखो ये वोल्टेज किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पे आएंगे। सेल की बात करें, और सेल से पहले आपको बता दें कि वोल्ट मीटर का जो प्रतीक है ये होता है सेल। सेल एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर तरफ बहती है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर कौन बहता है, तो धारा बहती है। विद्युत परिपथ में सामान्यतया उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक देखेंगे। अगले पृष्ठ पे आइए। विद्युत सेल की बात करें तो सिंगल होगा, सिंगल आप जानते हैं, सिंगल सर्किट। इस सेल के लिए सिर्फ एक ही बैटरी होगी, मतलब एक ही सेल होता है। अगर हम बैटरी की बात करें तो ये सेलों का होता है संयोजन, जिसमें एक से अधिक क्या होंगे, सेल होंगे। खुली या खुली कुंजी के लिए, स्विच के लिए तो आप जानते हैं ये होता है। अगर इसी को बंद करना तो बीच में एक डॉट रखेंगे तो बंद हो जाएगा। तार संधि, तार संधि अगर है तो आप जानते हैं कि 2 तारों को जोड़ते हैं। बिना संधि के तार क्रॉसिंग इस तरह से होता है, ध्यान रखिएगा। विद्युत बल्ब की बात करें तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। प्रतिरोध बार बार आप जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रण की बात करें तो प्रतिरोध को बनाइए, ये देखिए, और इसी पे क्या लगाइए, एक तीर लगा दिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी आपका हो सकता है, ठीक है। इसको आगे पीछे खिसकाते हैं, इसको आगे पीछे खिसकाएंगे तो फिर इसका घटता बढ़ता रहता है। एमीटर की बात करें तो मैंने बता रखा है, वोल्टमीटर बता रखा है। आगे बढ़ेंगे, अगले पृष्ठ पे आएंगे। देखिए ओम के नियम की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई चालक तार ऐसे है, ये कोई चालक तार है, हमने इसमें धारा को ऐसे फ्लो किया, लेकिन इस चालक तार का हमें ताप, दाब, हालांकि दाब तो इसका नहीं देखेंगे, ताप, दाब, या यूँ कहें कि सभी भौतिक परिस्थितियाँ, क्या करें, भौतिक स्थितियाँ जो भी हैं, भौतिक स्थिति, इनको हमें नियत रखना होगा। इनको क्या करें, इनको नियत रखना है। अगर हम किसी भी चालक तार की भौतिक स्थिति को नियत रखें और उसमें धारा प्रवाहित करें तो इस चालक के सिरों के मध्य या सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न होगा, और ये जो विभवांतर उत्पन्न हुआ ये धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। और जब ये साइन ऑफ अनुक्रमानुपाती हटेगा तो B = IR होगा, और यही कहलाता है क्या, यही कहलाता है ओम का नियम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, थोड़ा सा गलत छपा हुआ है, देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ये गलत लिखा है, इसको आप ऐसे करिए, B = I करेंगे और लास्ट में B = IR कर लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए इसमें ग्राफ बनाया गया, ग्राफ कभी कभी पूछता है, इस ग्राफ को एक बार देख लेते हैं। देखिए धारा इधर बढ़ रही है, विभवांतर इधर बढ़ रहा है, यहाँ पे जो प्राप्त होगा ये हमारा प्रतिरोध होता है, ठीक है, क्या है ये, प्रतिरोध है। आगे बढ़ेंगे, प्रतिरोध क्या होता है, कई बार पूछता है। ये चालक का वह गुण है जिसके कारण वो प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी चालक तार में अगर हमने धारा को प्रवाहित किया है तो धारा का विरोध करने वाला जो भी घटक होगा, जो भी अवयव होगा उस चालक तार का,
उसे हम रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। वो प्रतिरोध का जो मात्रक है कई बार पूछा गया है, तो वो क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। 1 ओम अगर आपसे पूछे तो पहले तो 1 ओम निकालने के लिए आपके पास ध्यान रखना चाहिए कि आप जानते हैं कि B क्या होता है? IR होता है। यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा? B/I होगा। अगर हम वोल्टेज को 1 कर दें, देखिएगा वोल्टेज को हम 1 वोल्ट कर दें, वोल्टेज कितना कर दें? 1 वोल्ट कर दें, और धारा को 1 एम्पियर कर दें, तो R कितना आएगा? R हमारा आएगा 1 ओम आएगा, 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये 1 ओम की परिभाषा हो गई। ठीक है, चलिए, जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट हो, तब प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। धारा नियंत्रण की बात करेंगे तो परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्त का उपयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे? धारा नियंत्रक कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले पृष्ठ पे आएंगे। वे कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है, ये कई बार पूछा गया। यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं, एक एक सवाल देखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो प्रतिरोध है ये लंबाई पर निर्भर करेगा, जो प्रतिरोध है यह क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, और ऐसा ही नहीं, जो प्रतिरोध है ये टेम्परेचर यानी कि थीटा पर भी निर्भर करेगा। टेम्परेचर या कुछ भी लिख सकते हो, थीटा यहाँ पे ताप है, ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रतिरोध, हमारा जो प्रतिरोध है ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, यानी कि जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो भी हमारा प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। इससे अलग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पदार्थ की प्रकृति, अगर आपने धातु लिया है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, अगर अधातु लिया है तो बहुत ज़्यादा होगा, उपधातु लिया है तो मध्यम होगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्रम पे आएंगे। विद्युत प्रतिरोधकता की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, इसको दिखाते हैं रो से। देखिएगा, आप जानते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इन्हीं को एक साथ लिखें। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और अब समीकरण नंबर 1 और 2 से देखिएगा, 1 व 2 से, तो आप पाएंगे कि दोनों जगह आप देखते हैं कि R हमारा जो है प्रोपोर्शनल है L/A के। यहाँ पे ये जो साइन है ये हटता है, तो R बराबर आता है रो L/A। अब देखिएगा, यहाँ से जो हमारा रो आया है ये निकल करके ये RA/L हो जाएगा, और जब ये RA/L होगा तो यही कहलाता है रो। यहाँ पे जो रो है यही है प्रतिरोधकता। ठीक है, इसका मात्रक पूछता है कभी कभी, इसके मात्रक के लिए आप जानते हैं ओम मीटर स्क्वायर बटे एक और मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर बचेगा। क्या बचेगा? ओम मीटर बचेगा। इस बात को ध्यान रखना, इसका ये मात्रक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्रम पे आएंगे। चलिए, ऐसा ही मात्रक है ओम मीटर। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ बदलती है। दूसरी चीज़ ये है धातु की प्रकृति पे निर्भर करता है, कौन सी धातु है। देखिए, धातुओं और इस धातु की जो प्रतिरोधकता है उसका परिसर 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर होता है, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता है उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन यानी कि दहन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापन युक्तों में होता है। इस बात को ध्यान रखना, जिससे आप जानते हैं नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन हो गया। तांबा व एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, धारा को कम से कम रोकते हैं। प्रतिरोधों के संयोजन की बात करें तो देखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछते हैं इसको। देखिए, आपके पास बहुत सारे प्रतिरोध, जैसे मान लीजिए R1 है, R2 है, R3 है या Rn करके है, बहुत सारे प्रतिरोध हैं। इनको जब हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए, जैसे आपको एक प्रतिरोध दिया जाए तो देखो ये से होगा, ये एक प्रतिरोध है। ऐसे बहुत सारे प्रतिरोध को हमने आपको दिया और आपसे कहा कि श्रेणी क्रम में जोड़िए, तो आप क्या करेंगे, इसको उठाएंगे यहाँ जोड़ेंगे, इसको उठाएंगे यहाँ जोड़ेंगे, और फिर इसको कहीं जोड़ देंगे सर्किट में, तो क्या बन जाएगा? श्रेणी क्रम बन जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो जोड़ा गया है, R1 R2 R3 को जोड़ दिया गया है, किसमें? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक लगा हुआ है एमीटर
और एक लगा हुआ है वोल्ट मीटर, एक लगी हुई है कुंजी, कहीं भी लगा दीजिए, एक लगा है बैटरी। तो देखिए जब दो या दो दो जो दो, जब दो देखिए जब दो या तीन प्रतिरोधों को एक दूसरे के सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ते हैं तब उस संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध कितना होता है? आर एस करके देखिएगा, आर टी या आर एस करें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN, एन जो कि अनंत तक कुछ भी हो सकता है, कई सारे प्रतिरोध हो सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रत्येक प्रतिरोध में से धारा जो बहती है वो समान होती है। कब? जब ये श्रेणी क्रम में होते हैं तब। आगे बढ़ेंगे, अगले क्रम पे आएंगे। देखिए जब धारा समान होती है तो विभवांतर सब में अलग अलग होगा, तो सब में यानी कि सभी प्रतिरोध में विभवांतर अलग अलग होगा, B1 B2 B3 होगा। तो कुल विभवांतर देखें तो B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 होगा, और B बराबर IR होता है, आप जानते हैं ओम के नियम से, आपको बिल्कुल पता है। तो सभी के लिए B1 के लिए IR1 हो जाएगा, B2 के लिए IR2 हो जाएगा, B3 के लिए IR3 हो जाएगा। सब में I क्या है? कॉमन है क्योंकि I बदल नहीं रहा है। सभी को जोड़ेंगे तो देखेंगे सब में I, तो I को हमने क्या किया? कॉमन किया, और फिर ये क्या बचेगा? और सभी को B जोड़ करके इकट्ठा किया तो I यहाँ से B बराबर IR होता है, तो I यहाँ हो गया, I यहाँ हो गया, तो I से I कट जाएगा तो क्या बचेगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से भी बड़ा होता है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे R2 बचेगा या RT टोटल आएगा ये सबसे ज़्यादा होगा, किसी भी प्रतिरोध से अधिक होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्रम पे, समांतर क्रम संयोजन को देखेंगे। अच्छा, उन्हीं प्रतिरोधों को अगर हम, जैसे मान लीजिए ऐसे आपके पास प्रतिरोध थे, ये देखिए, इनको सिरे बाई सिरे न जोड़कर क्या कर दें? एक साथ सभी की सिरे एक तरफ कर दें, तो ये क्रम कैसा कहलाएगा? तब ये क्रम कहलाएगा आपका समांतर या फिर पार्श्व क्रम कहलाता है। ठीक है, देखिए तीन प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। एक एमीटर लगा हुआ है, एक वोल्टमीटर लगा हुआ है, एक कुंजी है और एक बैटरी है। ध्यान से इसको देख लीजिए, धारा का प्रवाह हो रहा है। जब भी समांतर क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोधों को तो विभवांतर सभी में समान होता है, धारा सभी में अलग अलग होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर सभी में धारा अलग अलग होगी तो कुल धारा क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी। आगे बढ़ेंगे, अगर ऐसा है तो I बराबर क्या होता है? B अपान R होता है ओम के नियम से। तो जहाँ पे I है वहाँ पे BR कर देंगे तो B अपान R हो जाएगा, B अपान R1 हो जाएगा, B अपान R2, B अपान R3 हो जाएगा। इस तरह से सब में B कॉमन है, B कट जाएगा, तो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 बचेगा। यही हमारा क्या है? यही हमारा तुल्य प्रतिरोध होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम जो संयोजन है क्यों लाभकारी है, इसके पर चर्चा करेंगे। देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध अगर एक अवयव खराब होता है तो परिपथ पूरा टूट जाएगा, पूरा परिपथ खराब हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अलग अलग अवयव में अलग अलग धारा की ज़रूरत होती है, इसीलिए जो हमारा समांतर क्रम है वो ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि समांतर क्रम में धारा हर एक अवयव में अलग अलग जाएगी। लेकिन श्रेणी क्रम में धारा सब में कैसी होती है? एक समान होती है, जैसा कि वो फ़ायदा नहीं हो पाएगा, डिवाइस खराब हो सकता है। पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध सबसे कम होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। धारा का तापीय प्रभाव देखेंगे एक बार, ध्यान सुनिएगा। जब भी किसी तार को हम गर्म करते हैं तो थोड़ा सा हीट होता है, जो हीट मिलती है वो हम जो धारा प्रवाहित करते हैं उससे मिलती है। कितने समय तक धारा को प्रवाहित किया, यानी कि टाइम पर डिपेंड करेगा। तो धारा और समय पे दोनों पे निर्भर करेगा कौन? जो भी हमें हीट प्राप्त हो रही है, या यूँ कहें कि ये शक्ति पर निर्भर करेगा, और शक्ति आप जानते हैं P बराबर W अपान T होता है, या फिर W यहाँ देखें तो P इंटू T हो जाएगा। इस तरह से अभी इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ऊर्जा बराबर क्या होता है? शक्ति गुणे समय, शक्ति गुणे समय होता है। एक बार पढ़ लेते हैं। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोध है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय, देखो ऐसे निकला है, ये ऐसे प्राप्त हुआ है, देखो देख लीजिएगा। P बराबर होता है W अपान T। यहाँ से अगर हम W देखें
तो P इंटू टी हो जाएगा। तो देखिए P बराबर W इंटू टी हो जाएगा, सॉरी W बराबर P इंटू टी हो जाएगा। तो देखिए इसी W को जब हीट में कन्वर्ट हो जाए किया गया कार्य तो उसे H लिखेंगे और ये P इंटू टी हो जाएगा। तो देखिए H बराबर P इंटू टी हो गया और P बराबर BI भी होता है, BI भी होता है। तो जहाँ पर P है वहाँ पे BI किया गया तो BIT हो गया। B बराबर IR होता है तो I स्क्वायर RT हो गया, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उत्पन्न ऊष्मा फिर I स्क्वायर RT हो जाएगी या फिर जो भी आप इसमें से लिखना चाहें, सभी सूत्र सही हैं। जूल का धारा का नियम देखेंगे, तापन का नियम है। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। प्रतिरोध की समानुपाती होती है, मैंने बता रखा है। धारा प्रवाहित होने वाले समय की समानुपाती होती है, ये मैंने बता रखा है। तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में विसर्जित होता है। आप देख सकते हैं लाइट जलती है। तो आगे बढ़ेंगे। विद्युत बल्ब का धातु टंगस्टन का बना होता है। क्यों? क्योंकि यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता, टूटता नहीं जल्दी से। इसका गलनांक 3380 होता है, कई बार पूछा गया है, इस गलनांक को नोट कर लीजिए। 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय गैस नाइट्रोजन या आर्गन या फिर हीलियम भर देते हैं, जिससे कि तंतु की आयु बढ़ जाती है। विद्युत शक्ति की बात करें, जो कि आप जानते हैं P बराबर W/T होता है, W/T होता है, या फिर P = P इंटू आई होता है। यही हमारा क्या विद्युत शक्ति होता है। ठीक है, तो P शक्ति प्रतीक P है और P बराबर BI या P बराबर I स्क्वायर R या B²/R भी होता है। शक्ति का फार्मूला कई बार इसका यूज करते हैं आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। विद्युत शक्ति की बात करें तो शक्ति ये वही है। ठीक है, एक बार इसमें इसके फार्मूले को देखिए। शक्ति का मात्रक वाट होता है और 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पीयर। P बराबर होता है क्या? B इंटू आई। अगर वोल्टेज को 1 वोल्ट कर दें, धारा को 1 कर दें एम्पीयर, तो आप देखेंगे P बराबर भी 1 होगा, 1 वाट होगा। ठीक है, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा किलोवाट घंटा भी होता है, इसका न्यूमेरिकल में यूज होगा। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट कहलाती है, जो कि घरों में विद्युत मोटर में जो नापते हैं 1 यूनिट या जो बिजली होती है उसको 1 किलोवाट घंटा भी कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहीं तक ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आज हमने ये ख़त्म किया, इस पार्ट को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बेहतर समझ में आया होगा और इसके बाद आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।